माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिफरेंट टाइप की फेज क्या होती है, उन सब के बारे में इसमें स्टडी होगी। तो इसको बोलते हैं प्रवस्था नियम या फेज रूल भी इसको जनरली डिस्क्राइब किया जाता है। तो ब्रह्मांड का वो भाग जो काल्पनिक और वास्तविक परिसीमा बाउंड्री द्वारा पृथक कर लिया जाता है उसे तंत्र कहते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट से ये तो थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स का वो पार्ट जो हम ऑब्जर्वेशन के लिए चुनते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम से जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको परिपार्श्विक कहा जाता है। परिपार्श्विक और सिस्टम को जो अलग करने वाली एक जो सीमा रेखा होती है उस सीमा रेखा को हम बोलते हैं बाउंड्री। तो ब्रह्मांड का वो भाग जो, अच्छा ये सीमा रेखा काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। वास्तविक और काल्पनिक को हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कहां से कहां तक होगी। तो ब्रह्मांड का वो भाग जो काल्पनिक और वास्तविक सीमा रेखा यानी बाउंड्री के द्वारा पृथक कर लिया जाए वो सिस्टम है। तो इन जब भी हम बात की जाती है तो हम देखते हैं कि किसी भी सिस्टम की तीन फेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन प्रवस्था हमें देखने को मिलती है। यदि किसी तंत्र में एक ही प्रवस्था है तो उस तंत्र को समागी तंत्र कहते हैं। समागी तंत्र का मतलब होता है जिसमें कि द्रव द्रव हो, द्रव ही उपस्थित हो या ठोस ही उपस्थित हो, गैस ही उपस्थित हो। जैसे नाइट्रोजन गैस है, फिर है जैसे आपका द्रव है, कोई भी द्रव पानी है। ठोस में जैसे कि आपको हीरे के बहुत सारे हीरे हैं, नगीने हैं, तो ये एक फेज हो गए। यदि किसी तंत्र में एक ही प्रवस्था है तो उस तंत्र को हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। जब एक से ज्यादा अवस्थाएं हो जाएगी तो दैट इज हेटेरोजीनियस सिस्टम, यानी विषमागी तंत्र उसको हम कहते हैं एक से अधिक प्रवस्था होने पर। जब किसी विषमागी तंत्र में विभिन्न प्रवस्थाएं एक दूसरे के सामने में हो, अब पता लगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जिसको हम बोलते हैं आइस, वाटर और वाटर वेपर, इनका पता ही नहीं चलता कि कहां तो वाटर है, कहां वाटर वेपर है और कहां आइस आपकी। जैसे एक पानी के बीकर में हमने बर्फ डाल दी तो बर्फ भी वहां उपस्थित है, पानी भी है, और तो हल्का सा गर्म किया तो वेपर वहां से निकल रही है। तो तीन फेज एक साथ हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस सिस्टम। जब किसी विषमागी तंत्र में विभिन्न प्रवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में हो तो हम उसे विषमागी साम्य कहते हैं। इस इकाई में आप विभिन्न विषमागी तंत्रों के अध्ययन के लिए प्रवस्था नियम को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे अपन इसमें, कि फेज रूल क्या होता है, ये मात्रात्मक संबंध के बारे में इसमें जनरली बात करेंगे। तो जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ स्टेट्स होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं या डेफिनेशन होती है या इसको बोल सकते हैं टर्म होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फेज क्या चीज होती है। तो जैसे फेज रूल पढ़ रहे हैं हम, या इसको बोलते हैं कि फेज इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो उस समय पहली जो चीज आती है वो उसको बोलते हैं फेज प्रवस्था। तो प्रवस्था क्या कहते हैं, तंत्र का वह भाग जो स्वयं से समभागी हो, होमोजीनियस इन नेचर, भौतिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए, फिजिकल डिफरेंस या सॉलिड, लिक्विड, गैस, यांत्रिक विधियों से पृथक हो सकता हो, मैकेनिकल सेपरेशन अगर उसमें होता तो वो प्रवस्था है। अगर दो उस मैकेनिकल सेपरेशन होने के बाद में या फिजिकल डिस्टर्बेंस होने के बाद में अगर हमें दो अवस्थाएं नजर आ रही तो फेज होगी दो, एक नजर आ रही है तो एक फेज होगी एक, तीन नजर आ रही है तो फेज होगी तीन। अर्थात क्या कहते हैं कि सबसे पहले फेज क्या चीज है, जो होमोजीनियस नेचर में हो और भौतिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए, फिजिकल डिस्टिंग्विश होना चाहिए, मैकेनिकल प्रोसेस सेपरेट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फेज। तो जैसे किसी विषमागी तंत्र में एक से अधिक प्रवस्थाएं पाई जाती है, जैसे फेज एक, प्रवस्था एक, दो, तीन हो सकती है। प्रत्येक प्रवस्था अन्य प्रवस्था से किसी सीमा रेखा द्वारा, बाउंड्री के द्वारा पृथक दिखाई देनी चाहिए। प्रत्येक प्रवस्था सतत होती है, द्रव और वाष्प में जैसे सतत होती है, असतत भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सतत ही हो, असतत होती है, ठोस, ठोस में असतत होती है। प्रवस्थाओं को पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल पी के द्वारा, वहां प्रेशर को भी डिनोट करते हैं हम। लेकिन यहां पर फेज रूल जब भी हम पढ़ रहे हैं, जब हम फेज को किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। तो निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यदि हम परस्पर क्रिया न करने वाली विभिन्न गैसों को ले, कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो वह सदैव समभागी मिश्रण के रूप में ही रहेगी। अतः गैसीय तंत्र में पी हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, अर्थात P = 1। यदि हम परस्पर क्रिया करने वाले गैसों को ले तो क्रिया के बाद ठोस द्रव उत्पाद कोई भी बनता है तो उसमें एक से अधिक प्रवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे अमोनिया और HCl की विक्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड बनता है जो ये तीनों तो गैस अवस्था में है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड हमारा जो है वो सॉलिड अवस्था में है। अतः तंत्र में गैस और ठोस दो अवस्था हुई।
ये जो सिस्टम चला ना NH3 प्लस HCl इक्वल टू NH4Cl इक्वल टू NH4Cl, तो गैस और सॉलिड, तो तंत्र में गैसीय और ठोस की दो प्रवस्था हुई, तो इसको यहां पर बोलेंगे फेज कितनी हो गई, 2 हो गई। यदि हम दो ध्रुवों को मिला ले जो परस्पर विलयशील हो, द्रव और एल्कोहल, जैसे जल और एल्कोहल, तो तंत्र की प्रवस्था होगी 1। होमोजीनियस होना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए आराम से, तब तो होमोजीनियस। यदि दोनों द्रव परस्पर अमिश्रणीय हो, घुलता नहीं हो, जैसे जल और क्लोरोफॉल है, क्लोरोफॉर्म है, तो उसमें क्या होगी, फेज कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यदि हम तंत्र को ले जिसमें कि सिर्फ ठोस धातु ही हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, तो दो ठोस एक प्रवस्था है, जैसे जैसे विघटन, तो दो ठोस प्रवस्था अलग अलग बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग प्रवस्था बनेगी, तो कितने होगी, 3 फेज हो गई यहाँ पर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की सॉलिड अलग तरह का है, कैल्शियम ऑक्साइड का अलग तरह का, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग था। यहाँ दो ठोस व अलग अलग प्रवस्थाएं बताएगा, अथवा CO2 एक अलग प्रवस्था बताएगा, अर्थात फेज कितनी हो गई, 3। अब आता है कंपोनेंट, घटक। घटक को निम्न रूप से हम दिखा सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। साम्य अवस्था में किसी तंत्र के घटकों की संख्या उन स्वतंत्र परिवर्ती अवयवों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट की न्यूनतम संख्या है, जिसकी सहायता से हम तंत्र के प्रत्येक प्रवस्था को रासायनिक समीकरण द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। घटक को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C के द्वारा। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो जल जल जल, आइस, वाटर वेपर और वाटर, तो इनमें कंपोनेंट क्या होगा, एक न्यूनतम संख्या इसकी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रवस्थाओं और संगठन की रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर कौन से अवयव चुने गए हैं, लेकिन जैसे H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस, हम पाएंगे कि इसमें जो फेज देखने को मिल रही है वो तो होगी 3, लेकिन कंपोनेंट क्या हो गया, 1। तो तंत्र के घटकों की संख्या क्या उतनी होती है, 1 होती है। तो ये डेफिनेशन क्लेरिफाई होनी चाहिए, छोटे छोटे नोट है जो कि आपके एग्जाम का डायरेक्ट पार्ट होते हैं। अब सोडियम सल्फेट की बात करें, सोडियम सल्फेट और जल तंत्र को ले तो पाएंगे कि इस तंत्र में घटकों की संख्या 2 है, क्या दो चीजें, और इस तंत्र में प्रवस्थाओं और रासायनिक समीकरण को नियम रूप से व्यक्त करते हैं। Na2SO4 को अगर हम इसको तोड़ते हैं तो Na2SO4 प्लस 0H2O बनता है पहले, फिर Na2SO4 7H2O तोड़ते हैं तो Na2SO4 7H2O बनता है, फिर Na2SO4 10H2O को जो तोड़ते हैं तो Na2SO4 10H2O बनता है। Na2SO4 एक्वस स्टेट में तो कुछ जितना होगा उतना H2O बनेगा। H2O सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको देखते हैं तो इसी स्टेज में हम देखते हैं कि सभी प्रवस्थाओं की व्याख्या करें तो 2 अवयव के रूप में की जा सकती है इस तंत्र में। फेज तो हो गई 4 और कंपोनेंट हो गए 2। एक कंपोनेंट तो आपका Na2SO4 और दूसरा जल, 2 कंपोनेंट हो गए। और फेज इसमें डिफरेंशिएट फेज देखते हैं तो 4 फेज हमें नजर आती है। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट को जब विघटन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO, सॉलिड सॉलिड गैस, तो फेज तो कितनी होगी, 3 फेज दिखाएंगे इसमें, क्योंकि CO3 और CaO दोनों अलग अलग तरह की सॉलिड्स हैं। तो CaCO3 पहले टूटेगा CaO और CO2 में, CaO टूटेगा फिर वापस CaO प्लस 0 CO2 में, CO2 टूटेगी CaO प्लस, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट सकता है सीधे CO2 में। इस तंत्र में 2 घटक से बात बता सकते हैं, अतः फेज हो गई 3, कंपोनेंट हो गए 2। यदि इसी तंत्र में हम अलग अवयव को देखें कि CaCO3 इक्वल टू CaCO3 प्लस CaO, CaO इक्वल टू 0 CaCO3 प्लस CO, CO2 इक्वल टू CaCO3 माइनस CaO को अगर देखिए तो इसमें से ये बाकी निकाल देंगे तो CO2 निकल जाएगी। इसलिए इसको कंपोनेंट कितने 2 है, फेज कितनी आती है, 3 आती है। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझना चाहते हैं कि संतृप्त विलयन, कोई संतृप्त विलयन की प्रवस्था और घटकों की संख्या निर्धारण करिए। जैसा हम प्रतीत होता है कि 3 प्रवस्था है, ठोस का संतृप्त विलयन और जलवाष्प है, तो प्रवस्था क्या होगी, Na2SO4 ठोस है, टूटेगा, Na2SO4 प्लस 0H2O, Na2SO4 का विलयन जल में मिलाया जाएगा, जलवाष्प बनेगी। तो यहाँ फेज कितनी होगी, 3, और कंपोनेंट कितने हो गए, 2। घटकों की संख्या निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाए। एक्रिय तंत्रों के लिए घटकों की संख्या बराबर अवयवों की संख्या, कितने अवयव उसमें उपस्थित है। इसी तरह क्रियाशील तंत्रों के लिए C की संख्या R माइनस कर दे, R मानी रासायनिक अभिक्रियाओं की संख्या, उसमें कितनी अभिक्रिया उसमें संपन्न होती है। तो C डैश घटकों की संख्या, C अवयवों की संख्या, R रासायनिक अभिक्रियाओं की संख्या, Z नियंत्रित परिस्थितियों की संख्या, कितनी परिस्थिति उसमें नियंत्रित है। इसी तरह एक जलीय विलयन में आयन की बारे में बात करें तो KCl जैसे है, KCl K प्लस प्लस Cl माइनस, KBr K प्लस Br माइनस NaCl, इस तरह से हम टूट रहा है।
यहाँ पर देखते हैं अवयव में कुल मिलाकर के 11 KCl, K प्लस Cl माइनस, ये अलग अलग देखते हैं सब में, तो अवयव कितने हो गए? 11 हो गए। रासायनिक अभिक्रिया संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। नियंत्रित अभिक्रिया संख्या हो गई कितनी? 2। तो इसको अगर इसमें से निकाले 11 माइनस 5 माइनस 2, तो कंपोनेंट कितने निकलेंगे? 4। इस समीकरण के द्वारा हम लंबी रिएक्शन, जो अलग अलग रिएक्शन होते हैं, उसके कंपोनेंट्स का निर्धारण कर सकते हैं। अब स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी तंत्र के लिए स्वतंत्रता की कोटि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ताप, दाब, सांद्रता आदि की वो न्यूनतम संख्या है जिसे निश्चित करने से तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इसको हम F से डिनोट करते हैं। जल तंत्र, इसमें P = 3, कंपोनेंट = 2 है। तो माना कि बर्फ, द्रव और जो आइस वाटर वेपर एग्जांपल हमारा, इस परिस्थितियों में केवल तब आएगी जब तंत्र का ताप दाब हो, समान हो। यदि ताप दाब किसी थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए कि तंत्र की दोनों परिवस्थाओं में रहेगी, तो दो परिवस्थाएं, 2 या 1 बदल जाएगी। इस तंत्र में हमें किसी भी चर या पैरामीटर को बताने की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से इसका मान शून्य भी हो सकता है, नॉन वेरिएंट वेरिएबल है। नॉन वेरिएंट, द डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, और F की वैल्यू 0 भी हो सकती है। माना कि ठोस, जल, द्रव, जल है तो उसे परिभाषित करने के लिए पैरामीटर ताप और दाब की आवश्यकता होती है। यदि एक चर को स्थिर किया जाए तो दूसरा चर स्वतः ही स्थिर हो जाए। इस प्रकार मोनोवेरिएंट मानी F = क्या हो गया? 1। तो वहां पर फेज कितनी हो गई? 1 हो गई। इस फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1। इसी तरह से जल की एक फेज है, ठोस, द्रव, गैस में से 2 पैरामीटर्स हमने ले लिया तो बाइवेलेंट हो गया। तो वहां पर फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? क्या होगी? 2 हो गई। किसी तंत्र बर्तन में एक गैस को अज्ञात मात्रा ले और स्वतंत्रता की कोटि को 2 होगी, ताप दाब दोनों को मान अंकित करते हैं, तो ये बाइवेरिएंट होगी। तो बाइवेरिएंट होगी तो उसमें F = क्या होगा? 2 होगा। धन्यवाद।